Good morning every student. Welcome back to my YouTube channel Study NCERT. Let's discuss. आज हम डिस्कस करते हैं कि हम बात करेंगे बायो की। जो हमने पहले क्लास ली थी उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली क्लास जो थी हमने पढ़ा था बायो के बारे में। क्या पढ़ा था कि क्लास फर्स्ट हमने जो की थी उसमें बायोलॉजी में हमने बेसिक कंसेप्ट को देखा था, क्योंकि अगर हमारे बेसिक वर्ड जो आएंगे बायो में अगर वो क्लियर होंगे तो हमें फिर बायो को समझने में, याद रखने में आसानी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था उसमें देखते हैं कि बायोलॉजी को क्या कहा कि बायोलॉजी जो होता है, एक पॉइंट और याद रखेंगे इसमें, ये जो होता है एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, क्या है? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। दूसरे पेन से लिख देते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है ये। तो बायोलॉजी कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, जिसका मतलब, और बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जिसके में हमने बताया था कि अगर हम उसका मीनिंग निकालेंगे तो हमें क्या देखना है कि बायोलॉजी जो होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। आप यहाँ देखेंगे BIO मतलब बायो, और LOGY लॉजी, मतलब दो वर्ड्स हो गए, एक बायो और एक लॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब हमने आपको क्या बताया था? लिविंग, मतलब सजीव। आज हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, सजीव क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो क्या बन गया? बायो मतलब लिविंग, मतलब सजीव, और लॉजी मतलब स्टडी। मतलब हम बायो के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी भी जीव जंतु को हम कहते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सजीवों का अध्ययन। और सजीव क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन होता है, और ये सब अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ेंगे, मतलब विशेषताएं, वो देखेंगे। फिर अगला हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, यहाँ देखिए बायो शब्द जो है वो हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? ये जो टर्म आता है इसमें, ये किसने दिया? ठीक है, तो ये किसने दिया था? हमने आपको बताया था कि मैं आपको शॉर्ट में नोट में पढ़ाऊंगी, ज़्यादा डिटेल थ्योरी नहीं रखेंगे, मेन कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। किसने दिया? 1802 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क, और एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? ट्रीविरेनस। इन्होंने ये नाम दिया था। लेकिन हमने आपको बताया था कि फादर ऑफ जूलॉजी या बॉटनी, जो बायोलॉजी है, उनके अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पढ़ना है कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदू में क्या कहते हैं? हिंदी में जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। ठीक है, उसे हम हिंदी में पढ़ते हैं जीव विज्ञान के पिता। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? आगे हमने देखा था कि जो हमारी बायोलॉजी है उसकी ब्रांच के बारे में पढ़ा था कि ब्रांच, मेन ब्रांच जो पढ़ी थी हमने, तीन होती हैं। बॉटनी जो जिसमें हम वनस्पति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? तो स्टडी ऑफ प्लांट, जिसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, कैसा उनका काम होता है। मतलब पूरी डिटेल हमें किसके बारे में पता चलेगी? प्लांट के बारे में पता चलेगी, पौधों के बारे में पता चलेगी कि उनमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फंक्शन होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जूलॉजी का, सेकंड पॉइंट है ये जूलॉजी। तो जूलॉजी दूसरी ब्रांच है, उसमें हमने क्या पढ़ा था सेकंड में कि जीव या जंतु जो होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, ये थर्ड है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो वर्ड का मतलब आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, उनकी स्टडी करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, थर्ड हमने बात करी थी इसकी फादर की। तो जो मेन है, और सारी ब्रांचेस के फादर की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तीन देखते हैं। जो मेन ब्रांच है बॉटनी, बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा कौन? माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ध्यान रखिएगा इनके, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और वैसे तो आपके सिलेबस में आते ही हैं। ठीक है, आपको लिखना होता है। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ते हैं, बताई थी मैंने आपको कि जो थियोफ्रेस्टस है वो स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे? अरस्तु के। तो अरस्तु कौन हुए? टीचर थे। ठीक है, अरस्तु जो थे वो टीचर थे, और थियोफ्रेस्टस क्या थे? उनके ही स्टूडेंट थे। अब हम बात करते हैं इनकी बुक के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे थियोफ्रेस्टस हैं, इनकी बुक कौन सी थी जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में लिखा था? और जो हमारे एरिस्टोटल हैं उनकी बुक कौन सी थी, और इन्होंने क्या किया था? ठीक है, तो जो इनकी बुक थी थियोफ्रेस्टस की, उन्होंने क्या बताया था? प्लांट्स के बारे में बताया था। ठीक है, प्लांट्स के बारे में बताया था, और इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। तो इनकी बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ
प्लांटेरम। और इनकी बुक का क्या नाम है? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, क्योंकि इन्होंने किसके बारे में बात करी? एनिमल्स की। ठीक है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ये इनकी बुक है, याद रखेंगे। प्लांटेरम मतलब प्लांट की, तो प्लांट की किसकी आएगी? थियोफ्रास्टस, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, क्योंकि वो फादर किसके होते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के। ठीक है, इसी तरह से एनिमेलिया, एनिमेलिया का मतलब क्या होता है? एनिमेलिया का मतलब क्या होता है? एनिमेलिया मतलब एनिमल्स। तो जिसने एनिमल्स के बारे में बताया, जो इसके फादर हैं एरिस्टो, उनकी बुक का नाम क्या बनेगा? द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, अब आता है थर्ड, जो आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या बताया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने बताया था माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या आप ये कह लीजिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके बारे में बताया था। तो हम इसमें यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ेंगे कि जो पहला फर्स्ट बैक्टीरिया है या जीवाणु कह देते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं ये एक लिविंग सेल के बारे में बताया था इन्होंने। किसके? लिविंग सेल। सेल क्या है, लिविंग क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पॉइंट रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरिया के बारे में किसने बताया? जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने बताया, तो कौन थे वो? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम कि बायोलॉजी क्या होती है। डेफिनेशन अगर हम दें तो क्या लिखेंगे? ठीक है, अगर हम बताएं आपको कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें और उसको समझें तो क्या निकलेगा डेफिनेशन की? ये एक, हमने आपको पहले ही बताया था कि एक ब्रांच होती है साइंस की, तो द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? द ब्रांच, ठीक है, ऑफ साइंस। ये ब्रांच की क्या है? एक साइंस है। ठीक है, इन विच मतलब जिसमें, इन विच वी स्टडी, ठीक है, किसके बारे में? अभी हमने आपको बताया था लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। अब पॉइंट ये है कि लिविंग कौन होते हैं। ठीक है, लिविंग के भी दो तरह से समझेंगे आपकी, लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। तो लिविंग कौन होते हैं? लिविंग का मतलब क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं सजीव, मतलब जो सांस लेते हैं, जिनमें जान होती है। तो वे क्या क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं? ठीक है, कैन ब्रीथ, तो वे क्या क्या कर सकते हैं? ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, या आप ये भी कह सकते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। यहाँ लिख दूँ श्वसन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन। ठीक है, श्वसन मतलब सांस लेना। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा ये क्या करते हैं? दूसरा करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन को? रिप्रोडक्शन को कहते हैं प्रजनन। प्रजनन मतलब एक जीव से दो या दो से ज़्यादा जीवों का बनना। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है ये प्रजनन, ये पढ़ेंगे हम, पूरा टॉपिक आएगा। ठीक है, और क्या करते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? किसी वेस्ट चीज़ों का हमारी बॉडी से बाहर निकलना, मतलब जो वेस्ट गंदगी चीज़ें जो होती हैं, तो उसे कहते हैं हिंदी में उत्सर्जन। तो जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना, वही हमारे पॉइंट्स आते हैं किसके अंदर? लिविंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या आएगा? रिप्रोडक्शन के बाद एक्सक्रीशन, और फिर आएगा डाइजेशन। डाइजेशन भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन, मतलब जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब हम हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, तो वो जैसे ही स्टमक में हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, तो वो स्टमक में जाते जाते वहाँ डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट का मतलब होता है पच जाता है। और वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी डाला हुआ है कि कंप्लीट डाइजेशन मतलब पूरी तरह से जो पाचन होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ होती है? वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में होती है। ठीक है, फिर आता है एक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं पोषण को।
ये कई तरह के होते हैं, लेकिन हमारे अंदर कैसा होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। पोषण मतलब जब हम कभी बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद हमारी बॉडी में जो वीकनेस आती है, और वीकनेस होने के बाद हम थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं, या फिर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मतलब एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं जिससे हमें एनर्जी मिल सके, मतलब फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी गेन हो सके। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो वीकनेस आई है, जो सेल्स डैमेज हुए हैं, उन सब चीज़ों से वो जो डैमेज है वो ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे वो रिपेयर करने लगती हैं उन सारी चीज़ों से। जब वो दोबारा से टिश्यू या सेल्स जो है वो ख़राब हो गई थी, तो हमने उनको खाने पीने की चीज़ें दी, तो इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर उन्हें वापस वही पोजीशन मिल गई, वो जिससे वो ठीक होने लगे, रिपेयर होने लगे। थोड़ा वक्त लगता है, जैसे सपोज़ करो आपको अगर फीवर है, फीवर होने के बाद आपको कुछ दिन तक उठा नहीं जाता, आप या वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी लगती है, तो आप क्या खाते हो, एनर्जेटिक चीज़ें खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, या जूस पीते हो, इससे तो, या और फिर साथ में मेडिसिन भी होती हैं। तो ये सारी मेडिसिन और जो आपके फ्रूट्स वगैरह या जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उन्हें मजबूती देते हैं, ताकि आपके अंदर वापस वो पहले जैसी एनर्जी हो सके। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस जो होता है वो न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हिंदी में उसको हम पोषण कहते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, एक कई पॉइंट्स आते हैं इसमें, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वपोषी, और दूसरा परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। और परपोषी कौन होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जो अपने फूड के लिए क्या करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, और दूसरों पर डिपेंड रहेंगे इसीलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है। ठीक है, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि लिविंग यानी कि सजीव कौन होते हैं, जो सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेने को या ब्रीथ या रेस्पिरेशन कह सकते हैं, या रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब उनके शरीर में से जो गंदगी होती है, वेस्टेज होता है, वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। डाइजेशन मैंने आपको समझा दिया, और न्यूट्रिशन भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं लिविंग के बारे में। ठीक है, हमने लिविंग का पढ़ा, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन होते हैं लिविंग, तो कौन होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, वो भी लिविंग हैं। और क्या होते हैं, एनिमल्स हैं, वो भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गए, लिविंग हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक, और इन्हें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक का, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको कहते हैं स्वपोषी, मतलब जो अपना पोषण खुद करते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं या खुद बनाते हैं, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, जो खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ आते हैं उसके एग्जाम्पल पे। अगर पूछें कौन सी क्रिया से बनाते हैं, वो क्रिया क्या होती है, अगर उस रिएक्शन का या उस प्रोसेस का नाम पूछें कि कौन सा प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो बताइए कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब सूरज की रोशनी की हेल्प से वो काम करते हैं, संश्लेषण। ठीक है, ये समझ में आया। और हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, परपोषी। परपोषी मतलब पर मतलब होता है दूसरों पर, और पोषी मतलब पोषण के लिए। तो जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो फूड के लिए क्या होगा, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या डिपेंड रहते हैं। ठीक है, निर्भर होते हैं। आ गया समझ में, तो वो एनिमल्स हैं। क्योंकि हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि दूसरों पर डिपेंड है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस से रिएक्शन होगी। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं, यानी कि परपोषी हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप ध्यान दो, हम खुद को समझ लीजिए, हम क्या खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। अंडा खाते हैं, वो एनिमल्स से मिलता है, मुर्गी से।
ठीक है। या मांस खाते हैं तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो हम चाहे वेजिटेबल्स खाएं या फिर हम क्या खाएं, मांस खाएं, जो मीट होता है वो खाएं, वो सब हमें किससे मिलेंगे, वेजिटेबल्स हमें सभी प्लांट से मिलते हैं और मांस हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अगर हमें प्लांट्स नहीं होंगे, मतलब सब्जियां नहीं होंगी, तो हम क्या खाएंगे, ठीक है। और मांस नहीं होगा तो तब भी कंडीशन है। तो दोनों तरह से हम दोनों चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड है, किसी दूसरे पर डिपेंड है। इसीलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं, परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो बायो में हमें सिर्फ वर्ड को समझना है। अगर वर्ड समझ लिया तो थ्योरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। जो यूपी बोर्ड स्टूडेंट हो या सीबीएसई, उन्हें थ्योरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बायो को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है, लेकिन कंसेप्चुअल भी है। अगर आप उसे समझें, डायग्राम से समझें, तो इजीली समझ में आएगा और फिर आप ऑटोमेटिक थ्योरी बना देंगे, ठीक है। तो अब हमें कुछ वर्ड के बारे में बात करना है। मैं आपको डेली ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी। लगभग 10 या 15 वर्ड हम समझेंगे ताकि हम उन्हें आसानी से याद रख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इसमें क्या, सम टर्मोलॉजी। यहाँ पर हम इसको एक पॉइंट और बता देते हैं, नॉन लिविंग का। लिविंग तो आप समझ में आ गया आपको। दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं नॉन लिविंग, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। नॉन लिविंग क्या होते हैं, यानी कि निर्जीव, निर्जीव जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग, जो रेस्पिरेशन नहीं करते, जो श्वसन नहीं करते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या नहीं होता और क्या क्या नहीं करते। रेस्पिरेशन भी इनमें नहीं होता। और बताइए क्या होता है, क्या न्यूट्रिशन होता है, नहीं। पोषण, वो भी नहीं होता। क्या डाइजेशन होता है, नहीं, वो भी नहीं होता, ठीक है। क्या रिप्रोडक्शन होता है, ये भी नहीं होता। समझ में आ गया। ये सारी हिंदी मैंने आपको पिछले उसमें बता दी कैसे कैसे है, ठीक है। तो जो ना तो सांस लेते हैं, ना पोषण होता है, ना डाइजेशन होता है, ना ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये सब नहीं होते, नहीं होते। जैसे मैं खुद आपके, ये एग्जाम्पल है, ये पेन, ठीक है, ये कॉपी, ये टेबल, तो ये सब क्या है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉन लिविंग हैं, ठीक है। चेयर, टेबल, कॉपी, पेन, ये सब क्या है, जिनमें जान नहीं होती, वो सब नॉन लिविंग आते हैं, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 10 टर्म्स याद कराती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, सम इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो वर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वर्ड आता है, हम पढ़ते हैं पहले, जैसे शुरू करें हम अपने किससे, ब्रेन से। सबसे ऊपर क्या है, हमारे ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है। तो उसे सबसे पहले पढ़ते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए पहले क्या है, सबसे ऊपर तो बाल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला वर्ड है हेयर। तो हेयर के लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए जो वर्ड है वो याद रखेंगे आप, ट्राइको। क्या रखेंगे, ट्राइको, बस इतना, ट्राइको, इतना याद रख लोगे। क्या बना, ट्राइको। हेयर मतलब ट्राइको, ऐसे याद रख सकते हैं। ये तो आपको समझने ही पड़ेंगे। हेयर के लिए सबसे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर सबसे पहला हिस्सा जो शुरू होता है वो हेयर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा दिमाग आएगा। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है हेयर। हेयर मतलब ट्राइको। तो अब पॉइंट आता है